वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मेड इजी में। आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर बताने जा रहे हैं और वो है वर्तनी। वर्तनी कहते किसको हैं? तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। संस्कृत भाषा के मूल श्लोकों को उद्धृत करते समय संयुक्त अक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, जैसे संयुक्त, चिन्ह, विद्या, चंचल, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि आदि। किंतु यदि इन्हें भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही लिखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। कारक चिन्ह। हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपादिक से पृथक लिखे जाएं, जैसे राम को, राम से, स्त्री से, सेवा में आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे तूने, आपने, तुमसे, उसने, उससे आदि। सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से। इसी प्रकार संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि। अब देखते हैं कि हाइफन, जिसे हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है, उसका प्रयोग हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। राम लक्ष्मण, शिव पार्वती संवाद, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, खेलना कूदना आदि। इसके अलावा सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे आदि। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे भूतत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। इसी तरह यदि अनख, बिना नख का, समस्त पद में हाइफन ना लगाया जाए तो उसे अनख पढ़े जाने से क्रोध का अर्थ निकल सकता है। अनति, नम्रता का अभाव, अनति यानी थोड़ा। अपरस, जिसे किसी से ना छुआ हो, अपरस एक चर्म रोग। भू तत्व, पृथ्वी तत्व, भूतत्व भूत होने का भाव आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म, वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द हैं। कठिन संधियों से बचने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्विअक्षर, द्वयक्षर, द्विअर्थक, द्वयर्थक आदि। अब अव्यय देखिए, जैसे तक, साथ आदि अव्यय सदा अलग लिखे जाएं, जैसे यहां तक, आपके साथ।
इसी प्रकार देखिए आह, ओह, आहा, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहें या अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, वहां से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपए मात्र आदि। आगे देखिए सम्मानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक यानी अलग लिखे जाएं, जैसे श्री राम, कन्हैया लाल जी, महात्मा जी आदि। यदि श्री और जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएं, जैसे श्री राम, राम जी लाल, सौम्या जी आदि। अब देखते हैं कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु के लिए क्या नियम है। अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक स्वर का नासिक्य विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थवेदक भी हैं, इसलिए हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह दोनों ही प्रचलित रहेंगे। संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत ही रहेगा, यानी वैसे ही रहेगा, जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, अंश, कंस आदि। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एक रूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक आदि। तो यहाँ आपने देखा कि अंतिम पंचम जो है, जैसे कंठ, ठंडा, संत, इनमें ये नहीं है। कोष्ठक में रखे हुए रूप संस्कृत के समान ही मान्य होंगे। हिंदी में बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग करना ही उचित। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे देखिए वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि, ये इनमें इस नियम का प्रयोग होगा। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में यानी दोबारा आ जाए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे अन्न, यहाँ पे 2 बार ना आया है, सम्मेलन, सम्मति आदि। अंग्रेजी उर्दू से ग्रहित शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार भ्रम को दूर करने के लिए नासिक के व्यंजन को पूरा लिखना अच्छा रहेगा। जैसे लिम्का, तनख्वाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग मां का सूचक है, जैसे अहम, एवं, शिवम। अनुनासिकता यानी चंद्र बिंदु। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुनासिकता व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में नाक से भी हवा निकलती है, जैसे आ, ऊ, ए, मा, हूं, आए। उच्चारण में नाक से भी आप देखिए हवा निकल रही है।
चंद्र बिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे अब देखिए, अगर हंस लिखे और हंस लिखें, अंगना लिखें और अंगना लिखें, तो यहाँ पर कहीं कहीं भ्रम की गुंजाइश रहती है। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहां विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का यानी अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना कर दे, तो वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट रहेगी। जैसे नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहां चंद्र बिंदु का उच्चारण अभीष्ट हो, वहां मोटे अक्षरों में उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे कहाँ, हंसना, आंगन, संवारना, मैं, नहीं। इसी प्रकार देखिए विसर्ग। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे दुखानुभूति में यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो, तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख सुख के साथी। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः आदि। ह का अघोष उच्चरित रूप विसर्ग है, इसलिए उसके स्थान पर स घोष ह का लेखन किसी हालत में न किया जाए। इसलिए पुनः आदि के स्थान पर अतः, पुनः आदि लिखना अशुद्ध वर्तनीय है। दुस्साहस एक में विसर्ग लगा है, दुस्साहस एक में आधा सा। इसी तरह निःशब्द, निःशब्द, इनके उभय रूप यानी दोनों रूप मान्य होंगे। इनमें द्वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। द्वित्व वाले यानी कि दो सा आए हैं, एक आधा सा, एक पूरा सा। निहि स्वार्थ मान्य है, निस्वार्थ उचित नहीं होगा। यहाँ पर आधा सा का प्रयोग ठीक नहीं है। निस्तेज, निर्वचन, निश्चल आदि शब्दों यानी विसर्ग वाला रूप निहितेज, निहिवचन, निचल ये ना लिखा जाए। इसी प्रकार अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातःकाल आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएं। तद्भव यानी देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए। इस आधार पर छह लिखना गलत होगा। छह लिखना ही ठीक होगा, यानी छ और ह। प्रायादीप, समाप्त प्राय आदि शब्दों में तत्सम रूप में भी विसर्ग नहीं है। विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कोलन चिन्ह उपविराम शब्द से कुछ दूरी पे हो। जैसे अतः यूं है। हल चिन्ह, इसको हल चिन्ह कहा जाए, ना कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है। इस तरह से जगत हलंत शब्द कहा जाएगा, क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत है, स्वरांत नहीं। संयुक्त अक्षर बनाने के नियम के अनुसार ड, छ, ट, ठ, ड, ढ और ह इनमें हल चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे चिन्ह, बुढ़ा, विद्वान आदि। तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तब हलंत रूपों का प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हों। जैसे प्राक से प्रागैतिहासिक
तेजस से तेजस्वी, विद्युत से विद्युलता आदि। तत्सम संबोधन में है हे राजन, हे भगवान रूप ही स्वीकृत होंगे। हिंदी शैली में हे राजा, हे भगवान लिखे जाएं। जिन शब्दों में हल चिन्ह लुप्त हो चुका हो उनमें उसे फिर से लगाने का प्रयत्न ना किया जाए, जैसे महान, विद्वान आदि, क्योंकि हिंदी में अब महान से महानता और विद्वानों जैसे रूप प्रचलित हो चुके हैं, इसलिए हिंदी में इन्हें स्वतंत्र शब्दों के रूप में ग्रहण करना ही अच्छा होगा। व्याकरण ग्रंथों में व्यंजन संधि समझाते हुए केवल उतने ही शब्द दिए जाएं जो शब्द रचना को समझने के लिए आवश्यक हो। जैसे उदाहरण देखिए, उत प्लस नयन, उन्नयन, उत प्लस लास, उल्लास, या अर्थ की दृष्टि से उपयोगी हो, जगदीश, जगन्माता, जगत जननी। हिंदी में हृदयंगम, हृदयम प्लस गम, संचित, सम प्लस चित आदि शब्दों का संधि विच्छेद समझाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी तरह साक्षात्कार, जगदीश, षटकोण जैसे शब्दों के अर्थों को समझाने की आवश्यकता हो तभी उनकी संधि का हवाला दिया जाए। स्वर परिवर्तन, संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए। अतः ब्रह्मा को ब्रह्मा को चिन्ह उरण को उरिन में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहित, दृष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं है। इनके स्थान पर क्रमशः ग्रहित, दृष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे ना लिखने की छूट है। जैसे देखिए अर्ध, यहां अर्ध में द नहीं है, व्यंजन लुप्त हो गया है। तत्व, तत्व आदि। ए और औ का प्रयोग, हिंदी में ए और औ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण है और आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है, जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण गवैया, कौवा आदि शब्दों में संधि अक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए और औ का प्रयोग किया जाए। गवैया, कौवा आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। अन्य उदाहरण है जैसे भैया, सैयद, तैयार, हौवा आदि। दक्षिण के अय्यर, नैयर, रामैया आदि व्यक्ति नामों को हिंदी उच्चारण के अनुसार एयर, नेयर, रामैया आदि ना लिखा जाए, क्योंकि मूल भाषा में इसका उच्चारण भिन्न है। अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं, इन्हें लेखन में यथावत रखा जाए। संस्कृत के तत्सम शब्द शैया को श के ऊपर दो मात्राएं लगा के शैया ना लिखा जाए। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर, पूर्वकालीन कृदंत प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पी कर, रो कर आदि। तो कर करके यानी करके और करा करके करा के, इस प्रकार बनेगा। क्रिया रूपों में करने वाला, आने वाला, बोलने वाला आदि को अलग लिखा जाए, जैसे मैं घर जाने वाला हूं, जाने वाले लोग। तो अगला देखिए, योजक प्रत्ययों के रूप में घर वाला, टोपी वाला, दिल वाला, दूध वाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएंगे। वाला जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब तो नियम नंबर 2 के अनुसार मिलाकर लिखा जाएगा, नहीं तो अलग से। जैसे यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में वाला निर्देशक शब्द है, इसलिए इसे अलग ही लिखा जाए।
इसी तरह लंबे वाले बालों लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी वाला अलग लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं। जैसे गांव वाला मकान। श्रुति मूलक या और व। जहां श्रुति मूलक या व का प्रयोग विकल्प से होता है वहां ना किया जाए। अर्थात जैसे किए, किए के एक स्थान पर ये, नई का नई, हुआ का हुआ आदि में से पहले रूपों का प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया विशेषण अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए। जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। जहां या श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन ना होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। अर्थात यहाँ स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व इस तरह से यहाँ नहीं लिखा जाएगा। विदेशी ध्वनियां। विदेशी ध्वनियों में देखते हैं पहले उर्दू शब्द। उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे कलम, किला, दाग आदि। पर जहां उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो या उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहां उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाए। जैसे खाना का खाना, राज का राज, फन का फन आदि। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। और जहां तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त सितंबर 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय है। उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इतना कठिन नहीं होना चाहिए, और उसके वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत चिन्ह लगाने पड़े। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। द्विधा रूप वर्तनी। हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे गरदन गर्दन और एक रेफ के रूप में आ रहा है गर्दन। इसी प्रकार गर्मी गर्मी, बर्फ बर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, वापस वापिस, बीमारी बीमारी, दुकान दुकान, आखिरकार आखिरकार, चिन्ह चिन्ह आदि। अन्य नियमों को देखिए। पहला, शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही ग्रहण किए जाएं जैसे अंग्रेजी में प्रचलित हैं। जैसे हाइफन को हम यहाँ योजक चिन्ह, डैश को निर्देशक चिन्ह, कोलन एंड डैश को विवरण चिन्ह, कॉमा को अल्पविराम, सेमीकोलन को अर्धविराम, कोलन को उपविराम, क्वेश्चन मार्क को प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन विस्मय सूचक, अपस्ट्रॉफी ऊर्ध्व अल्पविराम। तो इस प्रकार से ये इनका प्रयोग रहेगा। विसर्ग के चिन्हों को ही कोलन का चिन्ह मान लिया गया है, पर दोनों में यह अंतर रखा गया है कि विसर्ग वर्ण से सटाकर
और कोलन शब्द से कुछ दूरी पर रहे। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाए। वाक्य के अंत में बिंदु यानी अंग्रेजी फुल स्टॉप का मानक वर्तनी के प्रयोग का उदाहरण। हिंदी एक विकासशील भाषा है। संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह धीरे धीरे अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में आकर उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और जो हिंदी से इतर भाषाएं भी हैं उनका प्रयुक्त होते होते उसका यथा समय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप विकसित होगा, ऐसी उम्मीद है। यद्यपि यह सही है कि एक विस्तृत भूखंड में और बहुभाषी समाज के बीच व्यवहृत किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारणगत गठन में अनेक रूपता का मिलना स्वाभाविक है। उसे व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ा नहीं जा सकता। उसके प्रयोगकर्ताओं को किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों एक विशेष रूप से प्रयुक्त करने के लिए हम उसे बाधित नहीं कर सकते। ऐसे शब्द रूपों के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय दे देने के बाद भी उनकी ग्राह्यता या अग्राह्यता के विषय में मतभेद बना ही रहता है। फिर भी प्रथमतः कम से कम लेखन, टंकन और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिंदी भाषा में एक रूपता और मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। क्या ऐसा करना आज के यंत्र अधीन जीवन की अनिवार्यता नहीं है? भाषा विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो जाती है। साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा सा डर रहता है। इसलिए भाषा गतिशील, जीवंत और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिंदी वर्णमाला के मानकीकरण में और हिंदी वर्तनी के एक रूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया और इसीलिए जहां तक बन पड़ा काफी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एक रूपता। हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। इसलिए 1 से 100 तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकार हुआ वह इस प्रकार है: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। क्रम सूचक संख्याएं: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से ये क्रम सूचक बताया गया। भिन्न सूचक संख्याएं जैसे 1/4, आधा, पौन, सवा, 1.5, 1.25, 2.25, 2.5, 3.25, 3.25, 3.5 आदि। मानक वर्तनी। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 1983 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में किए हिंदी भाषा की लिपि व वर्तनी के मानकीकरण
संबंधी प्रयासों का समन्वित रूप देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने वर्तनी के संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से है। पहला देखिए, खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं, जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न। इसी तरह देखिए कच्चा, छज्जा, नगण्य, पथ्य, ध्वनि, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या। अन्य व्यंजन क और फ के संयुक्त अक्षर पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएं, ना कि संयुक्त पक्का, दफ्तर आदि की तरह। न, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं। जैसे वांग में ये अशुद्ध है, इसमें वांग में शुद्ध क्या रूप बनेगा, न में म मिला के। इसी तरह विद्या, विद्या, चिन्ह, चिन्ह। संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, एक तो पैर में रा आ गया, तिरछी लाइन, और धर्म में रेफ के रूप में आया, और राष्ट्र में ये पदेन ट के नीचे। श्रा का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, इसे श के साथ र मिश्रित करके नहीं लिखा जाएगा। त प्लस रा के संयुक्त रूप के लिए पहले त्र को मानक माना गया। इसी तरह अन्य संयुक्त व्यंजनों पर भी ये नियम लागू होंगे, जैसे क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि। हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग तत्काल पूर्व की तरह ही किया जाएगा। जैसे आप देखिए चिट्ठियां। अब चिट्ठियां में हम शुद्ध रूप में लिखेंगे चिट्ठियां, ट के नीचे ठ। अशुद्धियां, प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूपों के आगे कुछ तालिका दी जा रही है, वो देखिए। जैसे स्वर संबंधी अशुद्धियां में अ संबंधी अशुद्धियां, जैसे अशुद्ध शब्द आकाश, हम बोलते हैं आकाश लेकिन है आकाश। इसी तरह से आजकल, तो आजकल। इसी प्रकार ईश्वर, तो ईश्वर। लीजिए, लीजिए, है ना। और आगे देखिए ऊ की मात्रा वाला, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, है ना, ये शुद्ध रूप है। इसी प्रकार री का देखिए, जैसे अनुग्रहित बोल देते हैं, अनुग्रहित है। ए आई का देखिए, जैसे कि पैसा, पैसा, सैनिक, सैनिक। इसी तरह व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे छ और क्ष की संबंधी, जैसे नक्षत्र है नक्षत्र। इसी तरह आप ज और य का देखिए, जैसे कि जमुना, अशुद्ध है यमुना। अब देखिए ज और य संबंधी, जैसे जोग और बना क्या, योग, तो शुद्ध है योग। ट और ठ संबंधी देखिए, जैसे हम कह देते हैं ना कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है शुद्ध रूप। इसी तरह इकट्ठा, इकट्ठा। और जैसे षड्यंत्र में देखिए, षड्यंत्र में ड के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं, षड्यंत्र, शुद्ध क्या है, षड्यंत्र। इसी प्रकार देखिए प्रणाम, हम ज्यादातर प्रणाम बोलते हैं, होता है प्रणाम। ऐसे ही ब और व की अशुद्धि, जैसे नवाब बोल दिया, नवाब, ये है। इसी प्रकार कामयाबी, वी नहीं है, कामयाबी है। और देखिए आगे, जैसे अशुद्ध में आप क्या देख सकते हैं कि पंचम अक्षरों की जो अशुद्धियां होती हैं कंठ में, तो उनका कंठ। और या संबंधी अशुद्धियां देखिए, जैसे सामर्थ, सामर्थ्य। इसी प्रकार र और अण की देखिए, जैसे कि
प्रत्येक, बोलते समय भी ये अशुद्धि आती है, प्रत्येक। इसी तरह से पिंजरा, पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा। श श स संबंधी जो अशुद्धियां हैं, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य, यहाँ पे श की अशुद्धि है। अमावस्या, अमावस्या। इसी प्रकार एक शब्द और देखिए, श श स संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनमें है संशोधित। ये संशोधित अशुद्ध है, संशोधित। तो इस प्रकार व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो ये जो आपके सामने बताई गई हैं, इनको ध्यान से देखना है और शुद्ध रूप ही लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि हिंदी वर्तनी संबंधी जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके बहुत काम आने वाली है और आप भी एक एक बात को ध्यान रखेंगे जिससे कि शुद्ध शब्दों का प्रयोग आप कर पाएंगे।